तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 9.3 के सारे बचे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको वर्ड बेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नंबर 12 के साथ स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में 11 क्वेश्चन तक किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये दे रखा है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स ऑल इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले सारी वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, तो एक्स सारे एक तरफ करेंगे, ठीक है ना, और डीएक्स को भी हम इधर लेंगे। उसके बाद हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। जिसको मैंने यहाँ पे चीज किया है, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 को हम स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करके ए प्लस बी माइनस बी, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है ना। उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये अगेन आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो उस फॉर्म में नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे को याद करना होता है कौन सा टाइप वाला, तो ये 3 लीनियर वाला, ठीक है ना। और फिर हम ए बटे में फर्स्ट लीनियर, बी बटे में सेकंड लीनियर, सी बटे में थर्ड लीनियर, इस तरीके से करेंगे। देन ए से ये वाले दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बी से ये दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं, सी से ये दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं। वो सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देन इसको नॉर्मली जैसे भी मल्टीप्लाई करना वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करके दिखाया था, इन दोनों को हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक नहीं है तो उसे बनाएंगे, तो इसको मैंने लिख दिया 0x² 0x और प्लस 1। देन कंपेयर द कोएफिशिएंट करेंगे तो x स्क्वायर वाले के बराबर, x वाले के बराबर, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा, c माइनस बी 0 आ जाएगा, और माइनस a इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू तो डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा -1, ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू b इस वाली इक्वेशन से निकाल लिया। जब c इक्वल टू b निकालेंगे हाफ बाद में आकर, ठीक है ना। पहले मैंने c इक्वल टू b निकाला, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे मैंने c की जगह पे b रख दिया, तो हो जाएगा 2b, ठीक है ना। और a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो जब आप इसको इधर फेंकेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे तो b का वैल्यू हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। इसी की हेल्प से मैंने बोल दिया कि अगर c इक्वल टू b था तो c का वैल्यू भी हाफ होगा, तो इस वजह से तीनों की आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद अब वही जो हम करते हैं, हम इसकी जगह पे इसको लिख देते हैं, बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाहर रख देंगे, माइनस बाहर कर देंगे, ठीक है ना। 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x हो जाएगा, ठीक है। इसका हाफ बाहर रख देंगे, नंबर है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन log और x प्लस 1 हो जाएगा। इस पूरे का सेम हाफ बाहर रख के log x माइनस 1, एंड सारा का एक कांस्टेंट सिंगल लिख देंगे c, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था हमारे को लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करना होता है, लेकिन लॉग के आगे नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था, मैंने नंबर्स कॉमन ले लिए थे, और कॉमन लेके मैंने लॉग के आगे के नंबर हटाए थे, सो दैट मैं लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज कर सकूं। लेकिन यहाँ मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हाफ इसको ऊपर चढ़ा दिया, लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, इस हाफ को मैंने ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है ना। तो उस वजह से पावर में चले जाते हैं नंबर, और नंबर आगे से हट जाते हैं, मैं लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ। तो ये दोनों के अंदर जो बिकॉज प्लस में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसकी पावर हाफ थी, इसकी पावर थी, मैंने पूरी की पावर हाफ लिख दिया। माइनस लॉग एक्स मैंने पीछे लिख दिया, एंड ये राशि, एंड देन x प्लस 1 x माइनस 1, ये अगेन x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इन दोनों के बीच में लॉग का माइनस वाला प्रॉपर्टी लगा के मैंने ये लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एंड प्लस थी, उसके बाद यहाँ पे ये आपका बुक के अंदर जो है वो दे रखा है आपको, मतलब ये इसको मैं थोड़ा समझा दूँ कैसे किया गया है। बुक ने क्या किया है, ये वैसे आंसर है, ठीक है ना, लेकिन बुक ने यहाँ पे क्या किया है, बुक कहती है कि इस x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर हाफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि वैसे तो 2 से 2 कट जाएगा और x रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देन इन दोनों का पावर हम हाफ लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों पे पावर हाफ होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर पूरे का पावर हाफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके बुक ने इस हाफ को आगे ले लिया, ठीक है ना। तो y इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर बुक का इस तरीके से आया, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है, तो y का वैल्यू 0 दे रखा है, x का वैल्यू 2 दे रखा है। मैं जानबूझ के इनको ऐसे लिखता हूँ, जब आप भी आंसर निकाला आप ऐसे लिखिए और सर्कल आउट कर ले उनको, ठीक है ना, हाईलाइट कर ले कि अच्छा ये वैल्यूज मेरे को पुट ऑन करनी है, ठीक है ना, ताकि आंसर जो चेक करे उस को भी दिख जाए आराम से चीजें, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू हम 2 रखेंगे इसी के अंदर, ठीक है ना, और c की वैल्यू इसी की हेल्प से निकलती है, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग, इसके अंदर जब आप वैल्यू रखेंगे x वैल्यू 2 तो हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3, और नीचे हो जाएगा 4, ठीक है ना। और c का जो वैल्यू को आपको y का वैल्यू 0 रखना है, तो ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा, माइनस द सेम नंबर इज योर c, ठीक है ना। इस नंबर को आप यहाँ पे लगा देंगे, तो यही किताब के अंदर आपका आंसर दे रखा है, c की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना, इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो दिस इज माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है cos dy by dx ऑल इक्वल टू a दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिखने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर इजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos को उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी दिखाया था, तो dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स a हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है,
बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले dx को उधर लेके, ठीक है ना, dx को उधर लेके तो उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन तो y आ जाता है। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम बोलेंगे ये कोई फंक्शन नहीं है, cos इनवर्स a मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x में होता है, यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है ना, एक नंबर है और cos इनवर्स की वैल्यू फिक्स नंबर पे फिक्स ही वैल्यू आएगी, तो ये पूरा एक सिंगल नंबर बनने वाला है। तो इसे एक सिंगल नंबर ट्रीट करके हम बोलेंगे लाइक आपको कोई भी एक नंबर गिवन है तो हम बोलेंगे उसका जो जैसे मैंने 2 का जब इंटीग्रेशन करते हो तो आता है 2x, ठीक है, तो इसका आ जाएगा x cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया पूरा, क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ट्रीट क्या करना वैसे है ये कांस्टेंट, ठीक है। और इसका आ जाएगा x इंटू में cos इनवर्स a एंड प्लस में c आ जाएगा, देन हम बोलेंगे ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। देन हम बोलेंगे हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए y इक्वल टू 2 गिवन है, x इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू में पे 2 रख देंगे, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड प्लस c, तो c की वैल्यू पे 2 आ जाएगा, यानी c वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 2, c की जगह पे 2। देन बुक में क्या किया गया, बुक ने क्या किया 2 को वहां लेके माइनस किया, x जो मल्टीप्लाई उसके बाद वहां पे डिवाइड कर दिया, क्या आता है फिर cos इनवर्स a इक्वल टू ऑल दैट, देन cos को वापस उधर लेके cos y माइनस 2 बटे में x ऑल इक्वल टू a, ठीक है ना। तो ये आपका बुक के अंदर आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेंगे वो बोलता है dy by dx ऑल इक्वल टू y tan x, ठीक है ना। तो अगेन मैं x को इस साइड पे ले आऊंगा, देन इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना, तो इसका तो आ जाएगा log y, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। tan का इंटीग्रेशन मैंने करके डायरेक्टली जो हमने आपने सीखा होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर दैट log sec x, ठीक है ना, और ये और tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, एंड प्लस c। देन दोनों तरफ से log हटाने के लिए इसको भी e की पावर में ले लेंगे एंड इसको भी e की पावर में ले लेंगे, ठीक है ना, एंड ये पूरा आएगा e की पावर में। तो फिर मैंने वही वाला रूल यूज किया है कि इसमें पावर तो अलग अलग हो जाएगा, e की पावर a इंटू में e की पावर c हो जाएगा, ठीक है ना, e की पावर c तो e की पावर c रहेगा और e की पावर जब ये होगा c log से कट के sec x बच जाएगा, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा फिर एक कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में c1 बोल के बोलेंगे नया c दे देखो, c को मैंने आगे की तरफ लिख दिया, क्योंकि अगर c में यहाँ लिखता हूँ तो वो ऐसा रहता है सेक का एंगल है, सी भी सेक का एंगल है, ठीक है ना, तो उसको हम आगे जानबूझ को उठा के लिखेंगे सी इंटू में सेक एक्स, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको पर्टिकुलर वैल्यूज निकालने के लिए y की वैल्यू 1 दे रखी है और x की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 1 रखेंगे और x की वैल्यू 0 रख देंगे सेक x की जगह पे, ठीक है ना। और सेक की वैल्यू होती है, आई होप आपको पता हो 0 पे 1 होती है, ठीक है ना, बिकॉज सेक होता है cos का इनवर्स और cos की वैल्यू 0 पे होती है 1, ठीक है ना, तो 1 को 1/1 लिखेंगे और उसका भी रिवर्स कर देंगे तो सेक का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos की वैल्यू से cos 0 से ना sec 0 का आंसर ऐसे पता लगा सकते हैं, तो 1 इक्वल टू c आ जाएगा, ठीक है ना, एंड c की वैल्यू बिकॉज 1 आ रहा है तो 1 इंटू में sec x, तो जो हो जाएगा y इक्वल टू sec x, ठीक है ना। तो दिस इज माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ जब आप 14 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद 15 से जो है थोड़े वर्ड बेस्ड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 15 पहले आपको दे रखा है और आपको बोला कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश ऑल इक्वल टू e टू द पावर x sin x, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन गिवन है 15 क्वेश्चन, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, और आपको बोला गया वो कर्व ढूंढ के निकालना है जो 0 0 से जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया, ठीक है ना, तो मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करके ऐसे आंसर वगैरह निकालते हैं। फाइनली जो इसका आंसर आएगा तो y इक्वल टू फंक्शन, ये जो होता है फंक्शन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक आंसर होता है, ठीक है ना। एंड बिकॉज प्लस सी आता है हर बार हम जनरल सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो प्लस सी आता है, ठीक है ना। और ये एक फैमिली ऑफ फंक्शन को डोनेट करता है, और जैसे हमने इंटीग्रेशन में सीखा था कि एक फैमिली ऑफ फंक्शन जो होती है अगर उसे ग्राफिकली ड्रॉ किया जाए तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स बनता है, ठीक है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने आपको सब सिखाया था, उसमें से कह रहा है कि आपको बताना है कि वो वाला, ठीक है ना, इस फैमिली में से, क्योंकि ये फैमिली है, ये अलग अलग मेंबर्स है फैमिली के, ठीक है ना, आपको वो वाला बताना है जो 0 0 और इनमें से एक ये वाला ही 0 0 से जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले का आपको y इक्वल टू कितना होगा इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है आपसे डिमांड क्या कर रहा है, या तो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम कह रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ऐसे फंक्शन होगा y इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना, एंड प्लस सी एक फैमिली ऑफ फंक्शन होगा, वो फैमिली ऑफ फंक्शन में से मुझे बस एक मेंबर जानना है, वो मेंबर तो 0 0 से जाता है, पूरी फैमिली में एक ही मेंबर होगा जो 0 0 से जाता है, क्योंकि सारे कर्व जो होते हैं पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सारे के सारे पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल मतलब पैरेलल बोल नहीं सकते, वैसे पैरेलल बोलना गलत वर्ड होगा, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे इन सबकी दूरी एक दूसरे से मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये मतलब है, ठीक है ना। बेसिकली पैरेलल बोलने का मतलब है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। और बिकॉज इंटरसेक्ट नहीं करते तो अगर कोई एक मतलब यू कैन से मेंबर 0 0 से जा रहा है तो कोई दूसरा मेंबर 0 0 से नहीं जाएगा, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो एक दूसरे से इस तरीके से भलाई आपको पता होगा, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या है वो तो आपको आयोग समझ में आएगा, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आपको डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए बोले बहुत सिंपल है भाई, इसका पहले तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करके हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। इसका जब इसको मैंने कैलकुलेटर डी बाई एक्स लिख दिया क्योंकि ये ज्यादातर हमारे आदत हो, ठीक है ना। तो उसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, इसका आ जाएगा वाई। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इसको सेकंड करना, तो वही फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डायरेक्टली सेकंड का इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है ना। देन दोबारा से यहाँ पे बाय पार्ट लगाना पड़ेगा एंड फर्स्ट इसको सेकंड इसको ले लेंगे, दोबारा से बाय पार्ट लगाएंगे, तो आई होप ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन इस पे करके दिखाया था। तो ये साइन ये हो जाता है, ठीक है ना, माइनस एंड यहाँ पे ये सब आएगा और ये वापस आपको वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे का आंसर वाई है, ठीक है ना, ये पूरा वाई का आंसर है, तो वाई है, ये वाई को फिर वापस इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 है। ये मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो इसमें से मैंने ई कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो ई sin x माइनस cos x प्लस में सी ये हो जाएगा। देन 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने बता रखा है वो वाला कर्व जो 0 0 से जाता है, तो बच्चा मतलब वो वाला कर्व जिसका x0 और y0 है, ठीक है ना। तो x0 और y0 जो भी आपको वैल्यू दी जाती थी वो आपको कर्व के पॉइंट्स के रूप में गिवन है, ठीक है ना। तो x0 और y0 गिवन है, जिसको मैं इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, तो y की वैल्यू 0, x के लिए यहाँ भी 0, x के लिए यहाँ भी 0, x के लिए यहाँ भी 0, ठीक है ना। एंड देन पूरा का जब सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका ई का जो आंसर है हाफ आ जाएगा, साइन की वैल्यू 0, cos की वैल्यू 0 पे क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ई की पावर जो 0 होगी किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, ठीक है ना। तो पूरा जो कट पिटा के आपको हाफ आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस हाफ आंसर को इस जनरल सॉल्यूशन में हम डाल देंगे तो ये आपको मिलेगा। देन बुक में क्या किया गया है, ये जो हाफ है इधर से और ये जो हाफ है इसको कॉमन लेके वहां से y से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 1 बचेगा, उस 1 को उधर जाके माइनस कर दिया और इसको बुक ने बोला दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है y समथिंग, ठीक है ना, या ऊपर वाली आप कह सकते हैं y इक्वल टू ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस वाले ग्राफ की है, ठीक है ना, जो 0 0 से जाता है। आई आपको समझ में आएगा बुक ने क्या डिमांड किया और मैं उसको कैसे निकाला। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोल रखा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x by dx ऑल इक्वल टू x plus 2 y plus 2 फाइंड द सॉल्यूशन का पासेस थ्रू 1 - 1, ठीक है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और जैसे मैंने आपको बात किया कि इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा y करके, लेकिन वो एक फैमिली ऑफ फंक्शन होगा इस c के साथ, ठीक है ना। और जब आप उसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो दैट विल रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना। वो कह रहा है उसमें से वो वाला जो 1 - 1 से होकर गुजरता है ना फैमिली में से, वो वाला मेंबर उसको आपको बताना है, ठीक है ना। उसका आपको उसका फंक्शन इक्वेशन क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो बेसिकली आप c की वैल्यू डाल दोगे इसके हिसाब से तो आपका वो वाला फंक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। और ये जो मैंने पे ग्राफ में शेप्स बना रहा हूँ, ये शेप मेरे को पहले बता दूं ये ऐसी होगी नहीं, क्योंकि फंक्शन अगर आप देखो जो आंसर मैं निकाल रहा हूँ बड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इनकी ग्राफ की शेप बड़ी अजीब गरीब होगी, ठीक है ना। तो एक अजीब सी शेप होगी, मैंने बस समझाने के लिए एक फैमिली ऑफ कर्व दिखाने के लिए कुछ भी शेप बना के आपको एक्सप्लेन किया है बस, ठीक है ना। तो रियलिटी में शेप ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन वेरिएबल सिंपल का मेथड लगाएंगे, y की तरफ करेंगे x की तरफ करेंगे, ठीक है ना। देन इसका तो बड़ा आराम से निकल जाएगा, x इसके बटे में आ जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 + 2 बटे x एंड विद रिस्पेक्ट टू x जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा x, ठीक है ना, और इसका आ जाएगा 2 बार और 1 बटे x का log x, ठीक है ना। और जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको y में +2 करना और -2 करना, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी y + 2 के बटे में वाला y + 2 की 1 बन जाएगा और 2 के बटे में y + 2 जो कि ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका आ जाएगा y -2 बाहर लेंगे 1 बटे में y + 2 का जो कि बन जाएगा log y + 2, ठीक है ना। उसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम x y एक तरफ और log को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है ना। और log के आगे नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों को मैंने वापस पावर में चढ़ा दिया, ठीक है ना। देन फिर log की प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे n + c, ठीक है ना। तो ये जो आपका आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये वो आंसर जिसके बारे में यहाँ बात की, ठीक है ना। अब हमारे को क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इस मेंबर के बारे में बात करें, उसके लिए एडिशन इन्फॉर्मेशन आपको बताया रखा है 1 n - 1 का। तो आपको गिवन है y = -1 एंड x = 1, ठीक है ना। y में पहले लिखता हूँ बिकॉज y लेफ्ट में था, x में उस साइड लिखता हूँ कि x को राइट में डालना होता है, ठीक है ना। जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे डालेंगे y की वैल्यू -1 और x की जगह पे 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा -2। और जब आप y की जगह पे -1 डालेंगे यहाँ पे तो ये कट पिटाने के बाद और यहाँ पे जब x यहाँ पे 1 डालेंगे, ये पूरी इसकी जो कैलकुलेशन होने के बाद ये 1 बनेगा। ये आप खुद से कर सकते हैं नॉर्मल सा मैथड, ठीक है ना, एंड अ प्लस c, ठीक है। और उसके बाद हम बोलेंगे log 1 का जो वैल्यू वो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, e यहाँ पे बेस होता है, इसको हमारे को अंडरस्टूड करना होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में बनता है कि e की क्या पावर करने में बनाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 करने में बनाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0, ठीक है ना। तो c = ये तो 0 हो जाएगा, c = -2 हो जाएगा। तो हमारा पैरामीटर का वैल्यू निकल गया। देन इस पैरामीटर के वैल्यू को जब जनरल सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपका फाइनल ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बस यही है। नॉर्मली मैंने यहाँ पे सी को डाल के सी को मैंने उधर फेंक दिया और देन ये आंसर कर दिया, ठीक है ना।
तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका इस वाला जो कर्व है मेंबर, ये इसका स्पेसिफिक इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नंबर 17 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 -2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of the tangent and y coordinate of the point इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। है ना, बेसिकली क्वेश्चन को मैं क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन जैसा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मेनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाई होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होते हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड बेसिस से ढूंढ के निकालना है। क्वेश्चन वैसे सिंपल है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बोला वो क्या होता है, हमें वैसे पता है वो डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करता है, ठीक है ना। वो कह रहा है एट एनी पॉइंट जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो, उससे जब y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो x कोऑर्डिनेट के बराबर आता है। तो आई समझ में आ गया, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड्स में गिवन थी, आपको पहले से वर्ड से कन्वर्ट करना है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो y फंक्शन आएगा, जो y फंक्शन बेसिकली ऐसे फैमिली फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और उसमें से एक मेंबर जो 0 -2 से जाता है उसको आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है ना। तो इस x को एक तरफ करेंगे, देन बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आंसर आएगा x को साइड करेंगे c आ जाएगा, देन ये दो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 जो बेस होगा उसको यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है ना। बेस सेम है तो 2 ओके, फिर ये आ जाएगा तो इट विल बिकम 2c, तो मैं इसको 1 बोल दूंगा, c1, ठीक है ना। एंड ये हो जाएगा और 2c1 दैट बिकम अ न्यू c। आई होप ये तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, इजी था। उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन एडिशन इन्फॉर्मेशन y केवल -2, ठीक है ना, मैं y को आगे लिखता हूँ और x को पीछे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका जाएगा 4 - 0 बिकॉज हम लिखेंगे y की जगह -2 डालूंगा विच विल बिकम +4, ठीक है ना, माइनस x 0 डालूंगा दैट विल 0 का स्क्वायर 0 ऑल इक्वल टू c, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू c, ठीक है ना। जब इस c की वैल्यू को आप इसके अंदर प्लग इन कर देंगे तो ये जो आएगा और ये जो कैसे फंक्शन आया, ये फंक्शन इस वाले का है, ठीक है ना। मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं इन सारों को, c की वैल्यू 1 2 3 के लिए अलग अलग मेंबर मिलेगा, और इसके जो इक्वेशन है स्पेसिफिकली c दैट ऑल इक्वल टू 4, ये स्पेसिफिकली उस वाले कर्व की क्वेश्चन है जो 0 -2 से जाता है। आई होप आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू पॉइंट -43 फाइंड द, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन वैसे कर दूं, मैंने बना रखा है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगेन जो कह रहा है कि टेंजेंट्स के स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको बताओ कि अगर एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो उसका अगर वो उसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप है तो उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होता है, और किसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है इसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ये इस ग्राफ के इस पॉइंट का स्लोप बताएगा, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे हम वो टेंजेंट बनाते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा, ठीक है ना। तो उसको मैंने पी से ऑर्डिनेट कर दिया है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको आप इस ग्राफ पे पॉइंट मौजूद है -4 -3, ठीक है ना। जब उसको आप इससे ज्वाइंट करोगे तो एक लाइन आएगा, बोले हाँ ऑब्वियसली बात है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो टेंजेंट बन रहा है, उस पॉइंट में किसी दूसरे पॉइंट से ज्वाइंट करके एक लाइन और बना सकते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है इस लाइन का जो स्लोप आएगा, जो आपको पता होगा इस मेथड से निकलता है, किसी दो पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो ऐसे निकलता है y2 - y1 बट में x2 - x1 करके, ठीक है ना। तो कह रहा है इस लाइन का जो स्लोप होगा उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के डबल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा उसने क्या कहा है कि जो आप ग्राफ बनाओगे उस ग्राफ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो आपको उस ग्राफ पे टेंजेंट बनाना पड़ता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप स्लोप निकालो उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को माइनस और -3 से जॉइंट करके एक लाइन बनेगी, उसका स्लोप मैं इस फॉर्म से निकाल सकता हूँ, लेकिन कह रहा है उस लाइन का जो स्लोप आएगा उस टेंजेंट का स्लोप आएगा उससे डबल आएगा। स्लोप आपको पता है ऐसे स्लोप होते हैं, ठीक है ना। जितना लाइन ऐसे हो ज्यादा स्लोप, जितना लाइन ऐसे उतना कम स्लोप, ठीक है ना। लाइन ऐसे हो जाए तो नेगेटिव स्लोप हो जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। और ये मैं थोड़ा ट्राई भी किया ऐसा बनाने का कि बस मुझे पता ही नहीं ग्राफ्स कैसे बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस पर्पल लाइन को देखोगे ऑरेंज लाइन को देखेंगे तो पर्पल लाइन से ऑरेंज लाइन का स्लोप ज्यादा है, ये मैं थोड़ा दिखाने का पे ट्राई किया, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है ज्यादा नहीं बिल्कुल डबल होगा, ठीक है ना। तो मेरे को ग्राफ नहीं पता, लेकिन मैंने मोटा मोटा समझाने के लिए ऐसा ग्राफ यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको dy/dx से डोनेट करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करता है, वो गिवन है आपको जो इस फॉर्मूले से इस लाइन को जो स्लोप निकालोगे विच इज y2 - y1 के जो फॉर्मुला बनेगा, ठीक है ना, फॉर्मूले में नंबर डाल देंगे उसके डबल के बराबर है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो y एक तरफ x एक तरफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो इसका लॉग हो जाएगा log y + 3, इसमें भी लॉग करके 2 बार हो जाएगा ना log x + 4, सी लॉग्स को साइड पे ले जाएंगे, ये जो 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, और फाइनल लॉग के माइनस के ऊपर लगे बटी में आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू सी, इस लॉग को हटाने के लिए ई में इसको भी ले लेंगे, ई में इसको भी ले लेंगे, तो ये लॉग हटा के बचेगा y + 3 होल डिवाइड बाय x + 4 टू द होल स्क्वायर, ये इसको बोलेंगे c1 था, ठीक है ना।
एंड ई टू द पावर C1 हैज़ बिकम अ न्यू C, ठीक है ना। एंड ये जो C के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आपका आ जाएगा दिस इज योर जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ना ये जर्नल सॉल्यूशन है, ये फैमिली ऑफ कर्व की बात करेगा, जिसमें से मैंने पूरी फैमिली का ड्रॉ नहीं किया क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। लेकिन ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और कह रहा है इस फैमिली में से वो वाला मेंबर जो कहाँ से गुजरता है -2 and 1 से, ठीक है ना। तो मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ कि यही वो बंदा है, ठीक है ना। और -2 इमेजिन करते हैं यार, 1 यहाँ इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते ये वो पॉइंट है, ठीक है ना, -2 and 1। तो ये इमेजिन कर लेते यही है उस फैमिली का मेंबर है, तो काफी सारे मेंबर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मैं इसी को बना दे रहा हूँ कि यही है वो मेंबर, ठीक है ना। और ये जो गुजर रहा है इस पॉइंट से, तो इसी की क्वेश्चन निकालनी है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाली बात हो जाएगी और ये एडिशन इन्फॉर्मेशन होगी। जब इसका आप डालेंगे y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -2 जनरल सॉल्यूशन में, तो आपका पैरामीटर जो c है उसके यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब इसकी वैल्यू आप इधर डाल देंगे न्यू सॉल्यूशन के अंदर जो कि 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये 4 + x + 4 का स्क्वायर ही रहेगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आई होप आप समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये y का जो y x का फंक्शन है, तो ऐसा आपको ग्राफ मिल जाएगा इसका, ठीक है ना, ये मेंबर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon being inflated changes at constant rate if initially radius 3 unit after 3 seconds 6 unit find the radius, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, वर्ड बेस जो प्रॉब्लम है वो आपके कह रही है, एक बलून है, ठीक है ना, एक बलून आपको इमेजिन करना है, स्फेरिकल बलून, ठीक है ना। वो कह रहा है इसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, मतलब जैसे लाइक इमेजिन कि जब इसकी वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक मेरे पास एक बलून है, ठीक है ना, उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि 20 है, फिर 1 सेकंड बाद 22, 2 सेकंड बाद 24, 3 सेकंड बाद 26, अगर दो से बढ़ रही है, लेकिन अगर हर सेकंड में 2 बढ़ रही है, ठीक है ना, तो 20 से 22, 24, 26, अगर 3 फिक्स रेट 3 की हुई तो 20 से 23, 26, 29, 5 हुई तो 20 से 25, 30, 35 ऐसे करके, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रेट का योग आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बलून का स्फेरिकल बलून है, ठीक है ना, उसका कांस्टेंट रेट से ग्रो करने का मतलब है हर सेकंड में फिक्स उसकी वॉल्यूम बढ़ते जा रही है, ठीक है ना, वो बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। नाउ ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने आपको शुरू में जब डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, वीडियोस पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी, ठीक है ना, उसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था काफी हद तक उससे मैच करता है, ठीक है ना। तो उसमें कह रहा है कि बेसिकली आपको कह रहा है द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रही है ना, ठीक है ना। और इसके जो बारे में वो डिस्कशन करेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर सेकंड से वो चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम के से डोनेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला अगर 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, 5 से हो रही है, कुछ भी हो सकती है, वो तो क्लियर किया ही नहीं क्वेश्चन बोला बस एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है, तो हम होगा कुछ के अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, देन इसका सॉल्यूशन निकाल के हम फंक्शंस हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बोथ साइड इंडिकेशन करेंगे इसमें, इंडिकेशन दिस साइड, इंडिकेशन दैट साइड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, ठीक है ना। अभी डी लिखना है, जगह नहीं मेरे पास, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बी और इसका आ जाएगा के टी एन प्लस सी, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे बोला था कि ये जो के होता है, ठीक है ना, और ये जो सी होता है, इन दोनों को हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप इनकी वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको v और t का एक परफेक्ट फंक्शन मिल जाएगा, और वो फंक्शन की हेल्प से आप बता सकते हो किसी भी टाइम पे उस पेयर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको k और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 2 पैरामीटर, तो आपको 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग की वीडियो है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ने बात किया है वॉल्यूम के लिए, क्वेश्चन रेडियस की बात कर रहा है, तो मैंने फंक्शन को रेडियस में कन्वर्ट कर लिया है, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है एक स्फीयर का, तो उस फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। एंड v इक्वल टू ये होता है, तो दिस इक्वल टू ये हुआ। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन t और r का फंक्शन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, लेकिन सॉल्व करने का मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा कि मुझे k का और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा पैरामीटर का, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आपको 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन दे भी रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको बोला है कि इनिशियली रेडियस जो थी वो 3 थी, ठीक है ना। इनिशियली का मतलब टाइम जब 0 था, तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 3 दे रखी है, t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, और r3 मतलब टाइम 0 पे r3 है, ठीक है ना। जब इस वैल्यू को आप इस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो आपका जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब और इक्वल टू k के साथ 0 हो जाएगा और प्लस c, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मैंने थोड़ा काटा पीटे करके फाइनल आंसर लिख दिया, जो कि आता है 36 पाई, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपको, दे रखा है कि जब टाइम 3 सेकंड हो जाता है तो r का वैल्यू 6 है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 6 डालेंगे सेम इसी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अब की बार डालते समय, इसके अंदर डालते समय हमारे को k का वैल्यू पता लग गया, तो सॉरी c का वैल्यू पता लग गया, ठीक है ना। तो c का वैल्यू हम यूज करेंगे, तो c का वैल्यू यहाँ पे रख दिया पहले, ठीक है ना। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ डाल दूंगा, तो k एक इकलौता मिसिंग फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो उसको निकाल लेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 84 पाई ऑल इक्वल टू k। तो एक एडिशन इन्फॉर्मेशन से एक पैरामीटर का वैल्यू निकल गया, दूसरे एडिशन इन्फॉर्मेशन से दूसरे पैरामीटर का
वैल्यू निकल के, ठीक है ना। देन इन दोनों वैल्यू को जो आप रिप्लेस कर दोगे आपके जर्नल सॉल्यूशन के अंदर, तो बेसिकली जो कि आंसर रहता है, ठीक है ना। और फिर मैंने इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करी है, इसमें तो 12 पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, काटा पीटे करने के बाद फाइनल जो बनता है आर क्यूब ऑल इक्वल टू 63t प्लस 27 बचता है। और आर का वैल्यू आप ऐसे दोनों तक क्यूब रूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि ये हमारा रेडियस का फंक्शन आ गया, रेडियस और टाइम का फंक्शन। इस फंक्शन की हेल्प से मैं टाइम डाल के किसी भी समय पे रेडियस पता कर सकता हूँ कि 1 सेकंड बाद रेडियस क्या होगी, 2 सेकंड बाद रेडियस क्या होगी, 3 सेकंड बाद रेडियस क्या होगी, 10 सेकंड बाद रेडियस क्या होगी। और ये कैसे किया मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। और ये मैंने आपको शुरू में बोलता डिफरेंशियल इक्वेशन इसी चीज में आपको। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। और आपको log 2 का पे वैल्यू दिया गया ना, log 2 जिसका बेस e है उसका आपको दिया गया। मैंने बोलता मैथ्स के अंदर बेस e वाले log का ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। उस वैल्यू को थोड़ा यूजर्स आपको दे दिया है। बेसिकली क्वेश्चन को अगर हम बात करें, क्वेश्चन वर्ड्स में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन अगेन रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। प्रिंसिपल आपको पता है, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे बैंक में हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, देन फिर कुछ रेट से इंक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। तो उसने आपको बता रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, इसको हम पी यहाँ प्रिंसिपल को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो डीपी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो बोले वो कितना होता है, हम बोलेंगे जो आपका प्रिंसिपल अगर आप उसे रेट से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो बैंक के अंदर और 5% का इंटरेस्ट रेट है, अगर आप 100 को 5% से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रुपए निकलेगा। और वो 5 रुपए आपके 100 में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 105 रुपया बन जाएगा जब 5 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो प्रिंसिपल को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करो कितना चेंज आएगा प्रिंसिपल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेट पे डिपेंड करता है, रेट पे और आपके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को जो वर्ड्स में उसको पहले मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, तो हमारे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम p को एक तरफ कर लेते हैं, t को साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका जवाब करेंगे 1/p विद रिस्पेक्ट टू p, तो आपका जगह log p। देन 1/, ये r बटे में 100 विद रिस्पेक्ट टू t है, तो r आपको पता है r एक फिक्स होगा, r एक फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि r एक फिक्स रेट होगा, 5% 6% को एक फिक्स एक होगा, नंबर होगा। और बटे में 100 तो बोलेंगे ओवरऑल एक कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना। तो वो नंबर की नॉर्मल नंबर की तरह पूरे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ जब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो बस इसके साथ टी आ जाएगा। जैसे 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करूं तो 5t आएगा, ठीक है ना। ऐसे एक कांस्टेंट का तो ये आ गया r बटे में 100t, ठीक है ना, एंड प्लस सी। देन इसमें लॉग लगा हुआ है, लॉग वहां से हटाने के लिए हम बोथ इन दोनों को e की पावर में ले लेंगे, तो यहाँ पे तो ये p बन जाएगा, ठीक है ना। और ये e ये प्लस है तो पावर वाला लॉ लगा के e टू द पावर m प्लस m उसको हम ओपन अप कर देंगे, ठीक है ना, और ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लास्ट में बोल देते हैं कि ये जो सी था ये c1 था, ठीक है ना, और e टू द पावर c1 एक नया कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और उसके बाद हम वहाँ को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एडिशन इन्फॉर्मेशन, तो मैंने आपको बोला कि एक तो c ये पैरामीटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे r ये भी पैरामीटर है। इन दोनों की हमारे को वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना। फंक्शन है p का और t का, हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फंक्शन मिलता है। ये फंक्शन है p का t का, आप टाइम बताओ तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू बता देगा कि इतने टाइम बाद कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, इतने टाइम बाद कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, जो आपने पैसा लगाया था कितना हो जाएगा कितने टाइम बाद। ये फंक्शन आपको उसकी वैल्यू बता सकता है, पर इस फंक्शन में एक दिक्कत है, इसके दो पैरामीटर जमा को पता नहीं सी एंड आर, ठीक है ना। और दो पैरामीटर के लिए दो एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पहले इन्फॉर्मेशन आपको इधर रखिए p इक्वल टू 100 एट t इक्वल टू 0, बिकॉज उसने ऐसा टाइम के बारे में बताया नहीं है, पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन बोला है ना बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली रेट के बारे में बताया था, फाइंड द r इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, 100 10 साल में डबल हो गया, मतलब शुरू में हमारा 100 था। तो ये आपको इनडायरेक्टली बोल रखा है, लेकिन बोलेंगे इनडायरेक्टली मैं समझ जा रहा हूँ कि शुरुआत मैंने 100 से करा, ठीक है ना। तो t0 पे p100 है, ठीक है ना। और फिर जब इसकी वैल्यू इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे जगह 100, c का c रहेगा, e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और e टू पावर 0 1 होता है तो c का वैल्यू 100 आ जाएगा, ठीक है ना। जनरली ये होता है टाइम 0 पे जो भी आपका होता है, टाइम 0 t की जगह x0 होता है, ठीक है ना। तो उस पे जो भी आपका p गिवन होता है वही आपका c निकलता है, जनरली यही होता है, ठीक है ना। तो उसके अभी फिलहाल के लिए मैंने c निकाल दी, ठीक है। सेकंड एडिशन इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि 200 हो जाता है 10 साल के अंदर, डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो 10 का डबल 200 हो जाएगा, 100 का डबल 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से इसमें डालेंगे, ठीक है ना। तो p की जगह पे 200 डाल देंगे, c क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया तो c की जगह पे मैं c रख दूंगा, e और ये t की जगह पे 10 रख दूंगा, ठीक है ना। तो फिर जब इसको आगे करेंगे तो ये 100 से डबल 0 कट के आ जाएगा 2, यहाँ पे तो 1 बचेगा जो इसको नहीं लिखेंगे, तो e टू पावर r ये 0 से 0 करके r बटे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। देन बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा log 2, ये log ई को हटा देगा, यहाँ बचेगा r बटे में 10, और log 2 का आपको बुक के अंदर वैल्यू दे रखा है, क्योंकि जो log होता है बेस टू e होता है, ठीक है ना। तो वो इसका वैल्यू दे रखा है और ये 10 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा 6.931, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज इज
डिपॉजिटेड विद दिस बैंक हाउ मच विल इट वर्थ 10 ईयर, ठीक है ना, 10 साल में कितना हो जाएगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर रखा है। हम बोलेंगे उसी तरह द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको बता रखा है कि वो 5% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल से 5% जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो आपका इंक्रीज निकलेगा, इस जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस रेट टाइम पे आपको बता रखा है, ठीक है ना। नाउ अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ सॉल्व करेंगे, पी को एक तरफ एंड टी को इस तरफ ले लेंगे, इसका लॉग पी हो जाएगा, इसका अगेन एक कांस्टेंट है जो मैंने पॉइंट बोलता हूँ कांस्टेंट था, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो गिवन ही है, ठीक है ना, ये पूरा 0.05 कांस्टेंट है, डी से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0.05 टी आ जाएगा ना प्लस सी, बहुत से डी ले लेंगे तो लॉग हटा के पी हो जाएगा, इस साइड पे सेम हो जाएगा, ठीक है ना, तो सी बन जाएगा, ठीक है ना, एंड दैट बिकम्स अ न्यू सी, ठीक है ना। एंड ये जो आएगा ये आपका जर्नल सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपको बता रखा है कि 1000 से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, हाँ 1000 को आपने डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट विद बैंक मतलब 1000 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो पी 1000 एट टी इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, पी की जगह पे 1000 रख देंगे तो आपका सी का वैल्यू 1000 आ जाएगा। जो मैंने बोला था कि जो 0 पे आपका होता है, जिस 0x पे आपका जो y होता है या 0t पे आपका जो p होता है वही आपका c निकलता है, ठीक है ना, वहाँ भी यही हुआ था 100 ही c निकला था, यहाँ पे 1000 ही c निकला, ठीक है ना, तो एमसीक्यू इसमें आपकी ये हेल्प कर सकता है चीज, ठीक है ना। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको जो न्यू फंक्शन आता है वो जाता है p इक्वल टू 1000 e टू द पावर 0.5, ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये एक पैरामीटर गिवन था, बस ये इकलौता पैरामीटर था जो मिसिंग था, ठीक है ना, वहाँ पे दोनों मिसिंग थे, दो एडिशन इन्फॉर्मेशन का नीड पड़ा, यहाँ पे एक ही मिसिंग है सी, तो एक ही एडिशन इन्फॉर्मेशन से फाइनल फंक्शन हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है ना। देन इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बोलेगा आप टाइम बताओ मैं प्रिंसिपल बता दूंगा, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि 10 साल बाद वो कितना हो जाएगा, तो हम टी की जगह पे 10 डाल देंगे तो ये फंक्शन हमारे को प्रिंसिपल बता देगा, तो 1000 e 0.05 इंटू में टी की जगह पे 10, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 0.5 e टू द पावर 0.5 का आपको आंसर दे रखा है 1000 मल्टीप्लाई विद तीन डॉट आगे चले जाएगा तो 1648 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो विद दिस मच रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था जब डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने पहली वीडियो डाली थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने आपको ऐसे केस बोला था कि पॉपुलेशन वाला केस, ठीक है ना, तो उसमें मैंने जो नॉर्मल पॉपुलेशन लिया था, ह्यूमन पॉपुलेशन, रैट रैबिट के पॉपुलेशन जैसे ऐसे करके मैंने बात की थी, ठीक है ना। किताब में बैक्टीरिया के पॉपुलेशन के बारे में बात किया गया है, तो किताब ऐसे बोलती है, कहती है इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, ठीक है ना, 2 आवर के अंदर वो डबल हो जाता है, ठीक है ना। हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक टू काउंट, मतलब 2 लाख होने में कितना समय लगेगा, ग्रोथ रेट ऑफ द बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द, उसने बोला कि सेम वही बात है, वही जो मैंने बोला था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होता है, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन को डोनेट करेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इटसेल्फ प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के, अगर पॉपुलेशन छोटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी धीरे होती है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, जब पॉपुलेशन बड़ी हो जाती है तो पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाती है, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, हाउ फास्ट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इट्स सेल्फ डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन इज छोटा तो ग्रोथ रेट इज छोटा, पॉपुलेशन इज बड़ा तो ग्रोथ रेट भी बहुत तेज हो जाता है ना। तो उसको जैसे मैंने पैसे किया था प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करते थे, ठीक है ना, तो डीपी बटे में dt हो जाता है केपी, एंड देन बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले p एक तरफ ले जाएंगे t एक तरफ कर देंगे, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा log p एंड देन k एक कांस्टेंट है तो वो जाएगा kt प्लस में c, ठीक है ना, देन बोथ साइड e ले लेंगे, ठीक है ना, e की पावर में तो हो जाएगा काट के p हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर kt और ये e की पावर में c अलग हो जाएगा, मैंने पहले लिखा, ठीक है ना, देन c को c1 बोल देंगे, ठीक है ना, और ये बन जाएगा न्यू c, देन दिस इज योर जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है ना। देन आपको p की वैल्यू गिवन है 1 लाख, ठीक है ना, क्योंकि एट t इक्वल टू 0, क्योंकि उसने बोला कि 1 लाख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, बैक्टीरिया का काउंट, तो आपको ये गिवन है p की वैल्यू 1 लाख डालेंगे t 0 पे तो आपका वही आ जाएगा c की वैल्यू 1 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो p की वैल्यू 10% से बढ़ जाती है, पॉपुलेशन 10% से बढ़ जाती है, 1 लाख का 10% से बढ़ना मतलब 1,10,000, ठीक है ना, और ये हो रहा है दो घंटों के अंदर, ठीक है ना, तो जब 2 की वैल्यू और 1 लाख की वैल्यू डालेंगे जो c निकला उसे भी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, तो ये मैंने डाला 2 यहाँ पे 1,10,000 यहाँ पे, और देन आपको जो आंसर आएगा ये 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है ना, ये बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 10, ठीक है ना, 11 बटे में 10 कर देंगे, e टू पावर 2 के यहाँ बचेगा, बहुत सारे लॉग ले लेंगे तो जगह लॉग 11 बटे में 10, यहाँ पे लॉग e को काट देंगे, यहाँ पे जाएगा 2 के, ठीक है ना, जो 2 के में से 2 को यहाँ में डिवाइड मिलेगा, ठीक है ना, तो जाएगा हाफ लॉग 11 बटे में 10 ऑल इक्वल टू के, ठीक है ना। तो आपके जो दोनों कॉन्स्टेंट है सी और के, मतलब 2 कॉन्स्टेंट कह रहा हूँ, 2 पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब टेक्निकल वर्ड पैरामीटर है, तो जो आपके दोनों पैरामीटर उसका आपको वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना, उन पैरामीटर की वैल्यू को फिर आप जर्नल सॉल्यूशन के अंदर पुट ऑन कर देंगे तो आपका फाइनल फंक्शन आ जाएगा, जो आपसे कह रहा है कि गिव मी टाइम मुझे टाइम बताओ, तो मैं आपको पॉपुलेशन बता दूंगा, ठीक है ना, मैंने आपको बोला था
कि एक फंक्शन होता है कि मशीन की तरह होता है जो बोलता है गिव मी सम इनपुट आई विल गिव यू सम आउटपुट, ठीक है ना। तो ये फंक्शन इनपुट के नाम पे टाइम मांग रहा है और आउटपुट के नाम पे आपको हम ये भी कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, डिफरेंट टाइम पे वो फंक्शन मुझे डिस्टेंस बता सकता है, तो मैं उल्टा यूज भी तो कर सकता हूँ कि इतना डिस्टेंस कितने टाइम पे कवर कर लेगा मेरा कोई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कोई कार है, ठीक है ना, तो उल्टा भी तो यूज किया जा सकता है। तो उसी तरीके से हम इस फंक्शन को उल्टा यूज कर रहे हैं, टाइम की जगह पॉपुलेशन की वजह हम आपको उल्टा टाइम मांग लेगा, ठीक है ना। तो जो फंक्शन टाइम बताने पे पॉपुलेशन बता सकता है वो पॉपुलेशन बताने पे टाइम भी उल्टा बता ही देगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 लाख डाल देंगे, इसे 1 लाख यूज कर लेंगे। ईट में ये जो मैंने सी जो डालता पूरा डालेंगे और टी की जगह पे यहाँ पे टी रहने देंगे क्योंकि टी हमारे को नहीं पता, ठीक है ना। जनरली टी मांगता और पी देता, ठीक है ना। अभी इसको पी देते और टी मांग लिया, ठीक है। तो इसकी जगह पे 2 लाख और 1 लाख कटने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना, और ईट की पर सब बचेगा टी एंड बहुत सारे लॉग लेंगे, तो लॉग 2 ऑल इक्वल टू लॉग ये पूरा, ठीक है ना। ई के काट देगा तो ऊपर का आ जाएगा हाफ लॉग 11/10t log 2 एंड देन ये जो नंबर है इस पूरे को बुक ने डिवाइड में ले लिया, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट वाइज 2 का मल्टीप्लाई करते 2 log 2 दैट log 11/10 को डिवाइड में ले लिया और ये बुक ने आपका आंसर दिया है। पहली बार में आंसर देख कैसे लगता है कि मेरा आंसर गलत है, ठीक है ना। जब भी आप सॉल्व करोगे आपको लगेगा तो गलत आंसर है, इतना अजीब गरीब आंसर कैसे आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन यही आंसर है जो आंसर है, ठीक है ना। बाकी लास्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, चारों में सही आंसर पता चल जाएगा, या चारों जो आंसर दे रखे उनका डेरिवेटिव कर लीजिए जिसका आंसर ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच करेगा वो भी सही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो और बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर होमोजीनियस की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.4 उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एंड विल सी यू द नेक्स्ट